रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनामिका को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद था खट्टा खाना, जैसे नींबू भुजिया, गोलगप्पे का पानी, खट्टी भेलपुरी इत्यादि जैसी खट्टी चीजों का उसे बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन वो अपने पति रोहन के साथ बाजार जाती है। तभी अनामिका की नजर एक चाट स्टॉल पर जाती है और वो रोहन से बोलती है, सुनिए जी, मुझे पापड़ी चाट खानी है, वो भी खट्टी सी। यार तुम कितना खट्टा खाती हो, तुम्हारे दांत खट्टे नहीं होते हैं क्या? नहीं होते हैं, मुझे खानी है तो बस खानी है, पैसे दो। ठीक है खा लो, ये लो पैसे। रोहन से पैसे लेकर अनामिका जल्दी से चाट स्टॉल पर जाती है और एक खट्टी सी पापड़ी चाट की प्लेट रेडी करवाती है और मजे लेकर खाती है। जिसके बाद अनामिका खुद से बोलती है, वाओ, क्या मजा है खट्टा खाने में, चेहरा एकदम खिल जाता है और आँखों में चमक आ जाती है। सुनिए ना, एक बार आप भी खाइए ना, मजेदार है। नहीं नहीं, तुम ही खाओ, मैंने अपने लिए दूसरी प्लेट बनवा ली है, मैं वही खाऊंगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी चाट पापड़ी का मजा लेते हैं। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। तभी अनामिका की सास रेवा बोलती है, अरे बहू, सारा दिन बाजार में बिताकर आ गई, क्या बात है, घर का काम नहीं करना था क्या? माँ जी, रोहन जी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग चिंता मत करो, और कुछ हुआ तो आप लोग संभाल लेना, ठीक है? अब आप लोग बातें करो, मैं खाना बनाती हूँ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से रसोई में चली जाती है और खाना बनाते बनाते उसका फिर से खट्टा खाने का मन करता है और वो स्लैब से एक डब्बा उठाती है जिसमें आम की सूखी खटाई रखी हुई थी। अनामिका जल्दी से खटाई निकालकर खाने लगती है और चटकारे लेते हुए बोलती है, हाय, ये खटाई तो खट्टी चाट से भी अच्छी है, एक काम करती हूँ, दाल में डाल देती हूँ, अच्छी दाल बनेगी खट्टी सी। ऐसे ही खटाई खाते खाते अनामिका दाल चावल बनाती है और दाल में ढेर सारी आम की सूखी खटाई को डाल देती है और कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही रेवा दाल चावल का पहला चम्मच मुंह में डालती है, वो अजीब गरीब मुंह बनाकर बोलती है, बहू, ये क्या बनाया है? और तूने दाल में खटाई डाली है या खटाई में दाल डाली है? क्या हुआ माँ जी, ज्यादा खट्टी हो गई क्या? हाय, मेरे सारे दांत खट्टे हो गए और तू पूछ रही है कि ज्यादा खट्टी है या नहीं। माँ जी सॉरी, माफ कर दो, गलती हो गई। देख बहू, तुझे खाना है खट्टा तो तू खा, पर मुझे और रोहन को मत खिला ये सब, और ये दाल तू ही खा, क्योंकि ये मैं और मेरा बेटा तो नहीं खा सकते। माँ जी बस 10 मिनट दो, मैं कुछ और बना कर लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, तू आराम से बैठकर खा अपने ये खट्टे दाल चावल, मैं अपने और अपने बेटे के लिए कुछ बना लूंगी। इतना कहकर रेवा रसोई में जाती है और अपने लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, साथ ही अनामिका का खट्टा खाना भी अब बढ़ने लगा था। अब वो दाल चावल सब्जी और हर चीज में ही खट्टाई खाने लगी थी। ऐसे ही एक शाम रेवा अनामिका को आवाज देती है और बोलती है, बहू, जरा मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय ले आ, बड़ा मन कर रहा है पीने का। जी माँ जी, लेकर आती हूँ। इतना कहकर अनामिका रसोई में जाती है और कुछ ही देर में 2 कप चाय बनाकर ले आती है और साथ ही एक कटा हुआ नींबू भी लेकर आती है। जिसे देखकर रेवा बोलती है, वाह, क्या बात है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब तू दूध वाली चाय में भी नींबू डालकर पिएगी? अरे अंदर से बम की तरह फट जाएगी। माँ जी कुछ भी मत बोलो, दूध वाली चाय तो आपके लिए है, मेरे कप में देखो, इसमें तो काढ़ा है जिसमें मैं लेमन डालकर लेमन टी पीऊंगी। अरे मोरी मैया, सींग मारे गैया, बहू तो भरी जवानी में पागल हो गई है। अरे अब खट्टा खाने के चक्कर में तूने चाय भी खट्टी कर ली, कल को तू हमें भी खट्टा मीठा मत कर देना। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, इस चाय को पीने से हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है, पेट भी साफ होता है। पेट का तो नहीं पता मुझे, बस मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं कल को तेरे होने वाले बच्चे भी नींबू और इमली की शक्ल के ना निकले। माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या गंदे गंदे मजाक करती हैं आप भी, चाय पीजिए और मजे लीजिए। अनामिका की बात सुनकर रेवा आराम से चाय पीने लगती है और दिन बीतते जाते हैं, पर रेवा की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन अनामिका को खट्टा खाने की तलब लगती है
और वो जल्दी से रसोई में जाकर खटाई का डब्बा चेक करती है, लेकिन वो खाली होता है। जिसके बाद वो कच्ची कैरी खाने के लिए फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज में भी कोई कैरी नहीं होती और ना ही कोई खट्टा फल होता है। ये देखकर अनामिका खुद से बोलती है, हाय, अब मैं क्या करूं? घर में कुछ भी खट्टा खाने को नहीं है, माँ जी भी घर पर नहीं है, अब मैं बाहर भी नहीं जा सकती और रोहन जी को आने में भी टाइम लगेगा। मैं क्या करूं? मुझे खट्टा खाना है। एक आइडिया है। इतना सोचकर अनामिका और जल्दी से आमचूर का डब्बा खोलकर उसमें से चम्मच भरकर अमचूर खाने लगती है और देखते ही देखते वो अमचूर का पूरा डब्बा खाली कर देती है और बोलती है, ये खट्टा तो मेरे लिए नशा सा हो गया है, नहीं मिलता तो मन बेचैन सा हो जाता है। अब राहत मिली, इनको फोन कर देती हूँ, मेरे लिए आते हुए कच्ची कैरी और इमली और कुछ और भी खट्टी चीजें ले आएंगे। ऐसे ही अनामिका रोहन को कॉल करती है और कुछ देर बातें करके वो फोन रख देती है। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी अनामिका के पेट में तेज के दर्द होता है और वो नींद से उठकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है और फ्रेश होकर आती है। वो वॉश बेसिन पर हाथ धोने लगती है कि तभी उसके पेट में फिर से दर्द होता है और वो फिर से वॉशरूम भागती है। ऐसे ही अनामिका की पूरी रात हाथ धोने और वॉशरूम के चक्कर लगाने में ही निकल जाती है और सुबह हो जाती है तो रोहन देखता है कि अनामिका जमीन पर बेहोश पड़ी है और रोहन उसे उठाते हुए बोलता है, अनामिका, अनामिका, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना अनामिका। रोहन के बार बार उठाने पर भी अनामिका को होश नहीं आता, जिसके बाद रोहन और रेवा जल्दी से अनामिका को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर अनामिका का इलाज करते हैं और कुछ देर बाद वार्ड से बाहर आते हैं। तभी रोहन बोलता है, डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? क्या हुआ उसे? जी, आपकी वाइफ की बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। शायद रात भर उनका पेट खराब रहा है, जिस वजह से उनको वोमिटिंग और लूज मोशन हुए। उन्होंने कुछ तो ऐसा जरूर खाया है जिस वजह से उनकी ये हालत है। अब हमें उनके होश में आने का वेट करना होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अगर हम तुझे समय पर हॉस्पिटल ना लाते तो आज कुछ भी हो सकता था। माँ जी, रोहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं समझ गई हूँ कि किसी भी चीज की लत बुरी होती है। अब से मैं खट्टा बहुत कम खाया करूँगी। रेवा और रोहन दोनों ही अनामिका को माफ कर देते हैं और कुछ दिन बाद अनामिका स्वस्थ होकर अपने घर आती है और हर चीज को हिसाब से खाना शुरू करती है। ईशा अपनी माँ नंदिनी और पिता राजू की इकलौती बेटी थी, जो लोग बहुत ही ज्यादा अमीर थे। ईशा इतनी अमीर होने के बाद भी उसने कभी मेकअप नहीं किया था और ना ही उसको बाहर की दुनिया की कोई नॉलेज थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको कभी भी दूसरी लड़कियों की तरह बाहर कहीं आने जाने नहीं दिया था। साथ ही ईशा की बचपन से ही खड़ी चोटी होने की वजह से सब उसका मजाक बनाया करते थे। ऐसे ही एक दिन ईशा इन सब बातों से परेशान होकर बिना किसी को बताए अपने घर से बाहर निकल जाती है, जहां सभी लोग उसकी खड़ी चोटी का मजाक बनाने लगते हैं। तभी वहां पर स्वाति नाम की एक लड़की आती है और बोलती है, शर्म नहीं आती किसी का इस तरह से मजाक बनाते हुए? अरे हम क्या करें, ऐसे अजीब नमूना हमने देखे ही पहली बार है। अंकल जी, आपके सर पे ना तो बाल है और ना ही मुंह में दांत है, लेकिन इसने तो आपका मजाक नहीं बनाया ना, तो फिर आप क्यों उसका मजाक बना रहे हैं? स्वाति सभी को मुंह तोड़ जवाब देती है और पीछे खड़ी होकर ईशा वहीं पर ही रोने लगती है। पर स्वाति उससे उसके घर का पता पूछकर उसे उसके घर छोड़ आती है। स्वाति ईशा को उसके घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड राघव से मिलने जाती है। तभी राघव कहता है, क्या यार स्वाति, आने में इतनी देर कर दी। स्वाति राघव से माफी मांगती है और बताती है कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद राघव उसे माफ कर देता है और उसके करीब जाकर उसे प्यारी सी किस करता है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जहां राघव को पता चलता है
कि उसके पिता अरविंद ने उसका रिश्ता उनके बचपन के दोस्त राजू की बेटी से तय कर दिया है। लेकिन राघव इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देता है, मगर अरविंद उससे बोलता है, मैंने अपने दोस्त को जुबान दे रखी है, मैं भी देखता हूँ तू कैसे शादी नहीं करेगा। राघव मजबूर हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। और कुछ ही दिनों के बाद राघव और ईशा की शादी होती है। लेकिन ईशा को कभी भी अपनी बीवी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन ईशा अपना पत्नी धर्म निभाती रहती है, साथ ही बहू होने के भी सारे कार्य करती है। ऐसे ही एक दिन राघव की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और ईशा एक पत्नी के तौर पर दिन रात उसकी सेवा करती है। उसे अपनी सेवा ऐसे करते देखकर राघव के दिल में ईशा के लिए प्यार उमड़ने लगता है और वो मन ही मन धीरे धीरे उसे पसंद करने लग जाता है। तभी एक दिन रास्ते में राघव की मुलाकात स्वाति से होती है। राघव, राघव तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर अब तुम मुझे वापस मिल गए हो ना। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। स्वाति छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो पहले। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे जो तुम मुझसे बिना बताए मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे दूर हो गए। पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। इतना बोलकर स्वाति राघव की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। राघव जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। तभी डॉक्टर बताते हैं, जी देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बस थोड़ी मानसिक तनाव की वजह से बेहोश हो गई थी। पर आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब वो बिल्कुल ठीक हैं, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर राघव उसे अपनी शादी के बारे में बिल्कुल नहीं बता पाता और उसका मानसिक तनाव खत्म होने का इंतजार करता है। एक बार फिर से उसका वैसे ही ख्याल रखता है जैसे वो पहले रखा करता था, लेकिन उससे दोबारा प्यार नहीं कर पाता क्योंकि वो ईशा से प्यार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो ईशा को भी अपने दिल की बात बिल्कुल नहीं बता पाता। और एक दिन फिर से ईशा और स्वाति की मार्केट में अचानक मुलाकात होती है। तभी स्वाति बोलती है, हे ईशा, तुम यहाँ? हाँ, बस वो हम अपने उनके लिए लेने आए थे कुछ। उनके लिए? ओह, तो तुम्हारी शादी हो गई। वैसे कब हुई तुम्हारी शादी और किसके साथ हुई? वो बहुत अच्छे हैं, बस मैं ही उनके लायक नहीं हूँ। मतलब हमारी शादी को 1 साल होने को आया है, पर अभी तक उन्होंने मुझे अपनी बीवी के रूप में स्वीकार नहीं किया। हाउ डिस्गस्टिंग! पता नहीं कैसा पति है तुम्हारा। अगर तुम उसको पसंद ही नहीं थी तो शादी ही क्यों की उसने? ईशा अपने और राघव की शादी का पूरा सच स्वाति को बता देती है, जिसके बाद स्वाति ईशा से कहती है, ईशा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब देखना तुम कैसे तुम्हारा पति लट्टू की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। स्वाति ईशा का मेकओवर करवाने के लिए उसको सैलून लेकर चली जाती है, जहाँ रास्ते में उन दोनों को राघव दिखता है और राघव को देखते ही स्वाति उसको हक कर लेती है और एक किस करके बोलती है, राघव, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। मुझे आपको किसी से मिलवाना है। ये देखो, ये है मेरी फ्रेंड ईशा। पर ये बेचारी अपने पति से बड़ी निराश है क्योंकि इसका पति इसे पसंद ही नहीं करता। तुम्हें कैसे पता इसका पति इसे पसंद करता है या नहीं? अरे बाबा, ईशा ने बताया मुझे, और कौन बताएगा कि इसकी खड़ी चोटी की वजह से इसका पति इसे प्यार ही नहीं करता। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनका पति उनको प्यार करता हो पर इनको गलतफहमी हो कि वो उनसे प्यार नहीं करता। अगर ऐसा है तो आज तक इसके पति ने इसे पत्नी होने का अधिकार क्यों नहीं दिया? उसकी कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। राघव, आप इनके पति की साइड क्यों ले रहे हैं? ईशा उसकी पत्नी है, उसे ज्यादा पता होगा ना अपने पति के बारे में। ईशा रोती हुई वहाँ से घर चली जाती है, जहाँ राघव भी
स्वाति को अकेला छोड़कर उसके पीछे जाता है। ये सब होता देख स्वाति भी उन दोनों का पीछा करती है और उनके घर पहुंच जाती है, जहां पर वो छुपकर उन दोनों की सारी बातें सुनती है। अगर आप स्वाति से प्यार करते थे तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद ही आप दोनों के बीच में से हट जाती। ईशा, तुम गलत समझ रही हो। स्वाति मेरा पास्ट था और तुम मेरा फ्यूचर हो। मुझे सब पता है कि मेरी खड़ी चोटी की वजह से आप मुझे पसंद नहीं करते थे, पर कोई बात नहीं, स्वाति एक बहुत अच्छी लड़की है, आप उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। ईशा, मेरी बात तो सुनो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। तभी स्वाति पीछे से आती है और राघव को एक जोरदार चाटा मारते हुए बोलती है, कैसे मजबूरी थी तुम्हारी, हाँ, जो तुमने एक साथ दो तो जिंदगियां बर्बाद कर दी। राघव अपनी मजबूरी उन दोनों को बताता है और सच जानने के बाद स्वाति रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रही थी दोबारा से वापस आकर। नहीं, ये गलत है, मुझे माफ कर दो। नहीं स्वाति, तुम माफी मत मांगो, तुम और राघव जी तो मेरे आने से पहले ही एक दूसरे को चाहते थे और मैं ही तुम्हारे प्यार के बीच में आ गई। नहीं ईशा, तुम राघव की बीवी हो, राघव पर तुम्हारा हक मुझसे कहीं ज्यादा है, मेरा तुम दोनों की जिंदगी से चले जाना ही बेहतर है। ईशा और स्वाति दोनों ही राघव को माफ कर देती है और स्वाति इतना सब बोलकर उन दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है, जिसके बाद राघव और ईशा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। पिया एक बहुत ही ज्यादा सुशील और समझदार लड़की थी, जिसे घर के सारे कामकाज A to Z आते थे। ऐसे ही एक दिन उसके माता पिता मयंक नाम के लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं। पिया की सास सुरेखा बहुत ही भोली भाली और प्यारे स्वभाव की थी। वो हर दुख तकलीफ में घर को संभाल कर रखती थी, साथ ही सबकी मदद भी करती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी बहू से कहती है, बहू, शाम के खाने में क्या बना रही है? माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैंने उनके जन्मदिन की सारी तैयारियां कर ली है, आप निश्चिंत हो जाइए, एकदम सब बहुत अच्छा होगा। कुछ देर बाद पिया और उसके ससुराल वाले मिलकर मयंक के बर्थडे सरप्राइज की सारी तैयारियां कर लेते हैं और जब मयंक घर में आता है तो देखता है कि पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ है। वो जैसे ही अपनी माँ को आवाज देता है तो घर की सारी लाइट्स एकदम से जल जाती हैं और वो सरप्राइज होकर कहता है, माँ, पिया, पापा, आप सबने मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज रखा है। मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरा बर्थडे है। हाँ मयंक जी, आपका बर्थडे सबको याद था और इसी खुशी में तो माँ जी ने अपने हाथों से केक भी बनाया है। इतना सब कुछ आपने मेरे लिए करा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुझे मेरी भी उम्र दे दे। अरे नहीं माँ, आपको मेरी उम्र लग जाए, बल्कि आप जैसी प्यारी माँ को हमारे साथ ही रहना है अभी तो। चल चल, बहुत मक्खन लगा लिया, अब केक भी काट ले तू। पिया केक लेकर आती है, जिसके बाद मयंक केक कट करता है और सभी लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे को केक खिलाते हैं और फिर साथ ही डिनर करते हैं। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है और पता चलता है कि पिया एक गुड न्यूज देने वाली है। ये बात सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सुरेखा अपनी बहू की लाल मिर्च से नजर उतारती है और बोलती है, बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं दादी बनने वाली हूँ और तू माँ बनने वाली है। हमारे घर में अब जल्द ही बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। हाँ माँ जी, अब हमारे घर पे खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ले, मैं तुझे काजल लगा देती हूँ, किसी की नजर नहीं लगेगी अब तुझे। हाँ, और कल ही तुम दोनों देवी के दर्शन करके उनको धन्यवाद करोगे। हाँ, बता दे रही हूँ। अगले दिन दोनों देवी दर्शन करके लौट रहे होते हैं और अचानक से मयंक की कार का ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे गाड़ी सामने जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। इस वजह से पिया को पेट में बहुत दर्द होता है और मयंक
तुरंत उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसका चेकअप करने के बाद पता चलता है कि पिया अब कभी भी बेबी कंसीव नहीं कर पाएगी। ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत टूट जाते हैं। पिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मयंक उसे संभालता है और हॉस्पिटल से घर ले आता है। सुरेखा उनकी ऐसी शक्लें देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों की शक्ल इतनी क्यों उतरी हुई है? अच्छा बहू तू बता कि क्या बात है? ये सब सुनकर पिया बहुत रोने लगती है, जिसके बाद सुरेखा फिर से उन दोनों से पूछती है तो मयंक कहता है, माँ बहुत गलत हो गया माँ, बहुत गलत। अरे मेरी चिंता क्यों बढ़ाए जा रहे हो तुम लोग? मेरा बीपी हाई हो रहा है और बहू भी ऐसे रोई जा रही है। बताते क्यों नहीं कि आखिर बात क्या है? माँ हमारे साथ रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था। मैं जब पिया को हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। क्या? ये क्या कह रहा है तू? अरे ऐसा नहीं हो सकता। ये आपने अच्छा नहीं किया कान्हा जी। अरे हम तो आपके जैसा ही लड्डू गोपाल मांग रहे थे और आपने ऐसा कर दिया। सुरेखा अपनी बहू का कुछ दिनों तक यूं ही अच्छे से ख्याल रखती है और कोशिश करती है कि वो इस दर्द से बाहर निकल जाए। तभी एक दिन उनके घर यूएसए से सुरेखा की भतीजी सुनैना आती है और कुछ दिनों के लिए उनके साथ ही रहती है। और जब उसे पिया के बारे में पता चलता है तो वो सुरेखा से बोलती है, बुआ जी ये तो बहुत ही सैड न्यूज है। आपने क्या बताया था बुआ जी कि पिया अब कभी बेबी कंसीव नहीं कर सकती? हाँ, पर ऐसा क्यों पूछ रही है तू फिर से? बुआ जी मैं बताती हूँ आपको ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आपकी पिया अभी भी माँ बन सकती है। सुनैना, इस तरह का मजाक करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बुआ जी मैं मजाक नहीं कर रही। डॉक्टर और साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है कि वो IVF के जरिए अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तेरी बातों का। सुनैना सुरेखा को अपने डॉक्टर से बात करवाती है, जिसके बाद उसके मन में एक उम्मीद जाग जाती है। अब सुरेखा भी अपनी बहू को इसके बारे में सब बता देती है और उसकी उम्मीदों को भी एक बार फिर से जगा देती है, जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से इस बारे में बात करते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें सरोगेट मदर ढूंढने के लिए कहती हैं। डॉक्टर हम कहाँ ढूंढेंगे? आखिर कौन करेगा हमारी मदद? एक तरीका है। क्या तरीका है डॉक्टर? जल्दी बताइए ना। वैसे सुरेखा आप अपनी बहू की सरोगेट मदर क्यों नहीं बन जाती? ये आपकी फैमिली से होंगी और कोई रिस्क भी नहीं होगा। आप पूरी तरह से सहमत हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ अपनी बहू के लिए? जी बिल्कुल, आप कर सकती हैं। अब बस आपको हाँ करनी है ताकि आगे का प्रोसेस शुरू हो सके। ठीक है डॉक्टर, फिर मैं तैयार हूँ। सुरेखा अपने घर वापस लौटकर सभी को ये बात बताती है, जिसे सुनने के बाद मयंक और उसके पिता रमाशंकर इस बात से असहमति जताते हैं और मना कर देते हैं। लेकिन उन दोनों सास बहू के बहुत समझाने के बाद दोनों मान भी जाते हैं और अगले ही हफ्ते सुरेखा सरोगेट बनने का काम सारा शुरू कर देती है। कुछ वक्त बाद पता चलता है कि सरोगेसी की सहायता से सुरेखा ट्विंस प्रेगनेंसी करने वाली है। ये बात सुनकर घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगते हैं। यूं ही 9 महीने बीत जाते हैं। पिया और घर के सभी सदस्य सुरेखा का बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ दिनों बाद पिया अपनी सास को दूध दे रही होती है कि तभी सुरेखा को बहुत तेज लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। सभी मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं, मिस्टर एंड मिसेस मयंक, कांग्रेचुलेशंस, आप पेरेंट्स बन गए हैं। आपकी मदर ने बहुत ही बहादुरी से अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को इस दुनिया में इनवाइट किया है। आपके घर एक प्यारी सी बेटी और बेटे ने जन्म लिया है।
सच डॉक्टर मयंक, आपने सुना, मैं मम्मी बन गई और आप पापा। 2 दिन बाद सब लोग हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। तभी पिया बोलती है, माँ जी, आपने जो भी किया, शायद ही कोई सास अपनी बहू के लिए ऐसा करती होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी झोली भरने के लिए। चल पागल है क्या तू? मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, जिसने मेरे घर के आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी है। हाँ सच में माँ, आपने बहुत ही अच्छे से संभाला और इतना विश्वास दिलाया। सारी खुशियाँ आपके नाम। आप दुनिया की बेस्ट माँ और दादी माँ हैं। सभी परिवार वाले सुरेखा की बहुत तारीफें करते हैं और अगले हफ्ते सास और बहू दोनों की ही गोद भराई और बच्चे के नामकरण की रस्म भी रखते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये गर्भवती सास की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी सास जिसने इस उम्र में अपनी बहू की मदद करने के लिए उसके लिए सरोगेट मदर बनी हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।